अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम एड्रीनल को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है बाकी चीज़ों की निस्बत केमिकल पैथोलॉजी में। इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, इंशाल्लाह थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह करीम तुम पर रहमत भेजेगा। कुरान मजीद की सूरत शोरा आयत नंबर 101 का तर्जमा कंजुल इरफान। परहेजगारों के अलावा उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती कहेगा, मेरा फ़लाँ दोस्त का क्या हाल है, और वो दोस्त गुनाहों की वजह से जहन्नम में होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि इसके दोस्त को निकालो और जन्नत में दाखिल करो। तो जो लोग जहन्नम में बाकी रह जाएंगे वो कहेंगे कि हमारा कोई सिफारशी नहीं है और ना कोई गमख्वार दोस्त। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ईमानदार दोस्त बढ़ाओ क्योंकि वो रोज़े क़यामत शफाअत करेंगे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो नेक और परहेजगार मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए और फासिक और फाजिर लोगों की दोस्ती से बचे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि सैयदुल मुरसलीन मक्की मदनी मोहम्मद अरबी अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे ये देखना चाहिए कि किससे दोस्ती करता है। तिरमिज़ी की हदीस है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम एड्रीनल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जो फर्स्ट 100 वाले हैं तो वो तो हमने कुछ पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। देखें, जो सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकार्टिकॉइड एक्सेस है। देखें, अपेरेंट का मतलब ज़ाहिरी, ठीक है। मिनरलोकार्टिकॉइड, जिसका मिनरलोकार्टिकॉइड इफेक्ट आ रहा है, यानी कि अपेरेंट है, असल में नहीं है। तो वो क्या होता है, हमारा पास जो कार्टिसोल है ना ये इनहिबिट हो जाता है 11 बीटा डिहाइड्रोक्सीजनेज एंजाइम के साथ, ठीक है। कार्टिसोल से कार्टिसोन बन जाता है, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अगर ये इनएक्टिवेट ना हो, अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीराइड डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो, तो क्या होता है, हमारे पास मिनरलोकार्टिकॉइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एल्डोस्टेरोन एक्सेस वाले। क्योंकि जो हमारा कार्टिसोल है ना, उसका मिनरलोकार्टिकॉइड इफेक्ट भी है। तो ये इसका जवाब है। अच्छा, रैपिड ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किया है कि कार्टिसोल लेवल कितना होना चाहिए, तो वो है। देखिए, असल तो बेस लाइन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर जो हमने रैपिड ACTH टेस्ट किया, अगर ग्रेटर दैन 420 वैल्यू आई है ना, तो ये शो करती है। लेकिन क्योंकि इसमें वो यही ऑप्शन करीब तर है, ठीक है। बेस लाइन का वैसे ओवरऑल जिक्र नहीं होता, बेस लाइन से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन ओवरऑल फिर हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, वो कहता है रैपिड ACTH टेस्ट के अंदर हम कोसिंट्रोपिन, ये सिंथेटिक नेम है ACTH का, जो हमारा ACTH है उसका सिंथेटिक नेम है कोसिंट्रोपिन, जो आता है, जो हम इंजेक्ट करते हैं स्टिमुलेशन टेस्ट करने के लिए। उसकी जो डोज यूज़ की जाती है वो 250 की जाती है, ठीक है, हाई डोज के अंदर, और लो डोज के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। तो हाई डोज के अंदर यही है और यही करीब है, तो यही सिलेक्ट करेंगे। देखें, डाई हाइड्रोक्सी एपिएंडोस्टेरोन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, डिहाइड्रो एपिएंडोस्टेरोन सल्फेट, यानी कि ये जितना यहाँ से ये हमारे एंड्रोजन्स हैं, जो कि सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे इम्पैक्ट डालते हैं। अब उनके DHEA के ना जो सल्फेट है ना, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो DHEA सिंपल के अलावा जो सल्फेट है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि एक तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, हम उसको मेजर आसानी से कर सकते हैं, यही इसकी रीजंस है।
अच्छा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का कितना लेवल हो तो वो डायग्नोस्टिक है। तो ये थोड़ा सा मैंने देखा है, पहले मैंने शायद आपको डी वाला बताया था, तो इसका जवाब सी होगा। तो ग्रेटर देन 30 जो है ना वो नॉन क्लासिकल केस के अंदर सिग्निफिकेंट है, और जो क्लासिकल केस होते हैं ना उनका ऑलरेडी 300 नैनोमोल से ज़्यादा ही होता है। तो अगर हम बेस्ट ऑप्शन कंपैरेटिवली सी बेटर होगा एज कंपेयर टू डी। ठीक है, अगर आपके पास सी वाला ऑप्शन ना तो डी ठीक था। अच्छा, अब सवाल है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम सेंसिटिविटी किसकी है। देखिए इसका जो है ना प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रीन इसका बेस्ट। देखें सारे हो सकते हैं, ये सारे टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन सब में बेस्ट क्या है, प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रीन है। ठीक है, तो यही इसका जवाब है। इनमें से हमने मैक्सिमम बताना है ना, तो इसकी मैंने रीजंस लिखी हुई हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको। बाकी किसी का सेंसिटिविटी का इशू है, किसी का स्पेसिफिसिटी का इशू है, तो हम क्योंकि ये हमारे MCQs नहीं होते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, असल में ये मिसनॉमर है, ये हमारे BCQs होते हैं, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। इनमें से बेस्ट कौन सा है, दो भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमने बेस्ट की तरफ जाना है। अच्छा, 11 डिऑक्सी कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल में कौन कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट करता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखें 11 डिऑक्सी कॉर्टिसोल को कॉर्टिसोल में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको आप याद कर लें, पाथवे तो याद नहीं रहेगा, बस MCQs कर लें, मोस्टली करेगा इन्हीं में से ही आएंगे। अच्छा, रैपिड ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है। देखें आइडियल टाइमिंग जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन हम इसको जो है ना किसी टाइम भी कर सकते हैं, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन यही होगा। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, वैसे तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग है इट इज़ बेटर। अच्छा, ये देखें कुशिंग डिजीज़ होता है और कुशिंग सिंड्रोम होता है। कुशिंग जो सिंड्रोम है ना वो ब्रॉड टर्म है, जो कुशिंग डिजीज़ है ना वो क्या है, जब पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है ना उसकी वजह से जो ACTH ज़्यादा पैदा होता है, उसकी वजह से जो हमारे पास एक्सेस कॉर्टिसोल के फीचर आते हैं ना, उस पार्ट को हम कुशिंग डिजीज़ कहते हैं। उसके अलावा अगर एड्रीनल की वजह से आए या हमारे पास एक्स्ट्रा एड्रीनल आए तो वो कुशिंग सिंड्रोम होता है। अच्छा, 21 हाइड्रोक्सिलेज की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना, ये देखिए यहाँ पर ये 21 हाइड्रोक्सिलेज है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये 21 हाइड्रोक्सिलेज है, ये देखें ये 21 हाइड्रोक्सिलेज है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो पाथवे यहाँ स्टैटिक हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन बन जाता है। जब प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ही इसकी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, इस पार्ट की इसको मैं थोड़ा मार्क नहीं कर पा रहा, तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये जवाब है सी है। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर ना देखें हम ना सारे हो रहे होते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, अगर हम इनमें से अगर वैसे ऑल ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन नहीं होते, अगर इनमें बेस्ट की बात करें तो मेटानेफ्रीन आएगा। अच्छा, वो कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन जो हमारा है रॉस, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो कहता है ये आपको पता है कि ना ये जब हाइपो वॉल्यूम है ना उसके अंदर एक्ट करता है, लेकिन इसमें पहला पार्ट रेनिन है। अच्छा, अब आप देख लें इन ऑप्शन के अंदर रेनिन जो जो पहला है ना वो कर लें। ठीक है, ठीक है, अब इनके अंदर पहला पार्ट एंजियोटेंसिन आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं, रेड कर लेते हैं। ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये एंजियोटेंसिन 1 है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी रेनिन है, इसमें भी रेनिन है, अब हमारे दो हो गए। अब इनमें हम देखते हैं कौन सा पाथवे सही जा रहा है। एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1 फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है।
तो क्या है, ये पाथवे ठीक है। अब इसमें देखें एंजियोटेंसिन 2 था, बाद में जनाब ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये सही नहीं है, तो इसलिए ए ही जवाब होगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जहाँ समझ ना आ रही हो ना वो यूज़ करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट एडिसन डिजीज़ है, ठीक है। अब एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, आपका कार्टिसोल कम होता है। कार्टिसोल का मिनरलोकार्टिकॉइड इफेक्ट है। अब उसका मिनरलोकार्टिकॉइड जिसका इफेक्ट होता है उसका काम है सोडियम को अब्जॉर्ब कराना, पोटाशियम को निकालना। अब जब इसकी कमी हो जाएगी इसका उल्टा होगा, सोडियम कम हो जाएगा, पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, लो सोडियम हाई पोटाशियम, यही जवाब है। अच्छा, क्या होता है कि जितने भी स्टीरॉयड है ना वो कोलेस्ट्रोल से उनका पाथवे चल रहा होता है। ये देखें, ये कोलेस्ट्रोल है, उनसे सारे हमारे मिनरलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, एंडोजन सारे कोलेस्ट्रोल बना रहा है। कोलेस्ट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारा ज़्यादा जोर होता है कि कोलेस्ट्रोल भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे स्ट्रेस हार्मोन वही बनाता है। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि एक स्टेप है जिसके अंदर कोलेस्ट्रोल प्रेगनिनोलोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, उसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करा रहा है। तो देख, कोलेस्ट्रोल से जो प्रेगनिनोलोन है ना, ये डेस्मोलेज होता है। उसके अलावा P450 इंजाइम भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, P450 साइड क्लीवेज इंजाइम डेस्मोलेज, इसका नाम दूसरा है, तो ये चाहिए होता है हमें। अच्छा, 35 साल जनाब जी मर्द है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई है, ठीक है। वो डबल मेडिसिन ले रहा है, फिर भी उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, और फैमिली हिस्ट्री भी उसकी पॉजिटिव है। अच्छा, फीचर्स क्या आ रहे हैं, हाइपोक्लीमिया, मतलब ये शो कर रहा है कि इसको ये हाइपर कोर्टिसोलिज्म के फीचर शो कर रहा है। वो कहता है कि हमने सेकेंडरी हाइपरटेंशन का बताया है। रिकमेंडेड क्राइटेरिया इसमें हमें जो प्राइमरी जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का क्या लग रहा है, इन हिस्ट्री के अंदर यही है कि ना 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दे रहे हैं ना, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि असल काज उसका प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है जो कि उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अच्छा, एड्रीनल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, 2 तरह की होती हैं, एक होता है कुशिंग सिंड्रोम, एक होता है सूडो कुशिंग, कुशिंग लाइक फीचर होता है। अब इन दोनों का जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारा कुशिंग है ना, उसके अंदर आपका जो रिवर्सल ऑफ सर्केडियन रिदम हो जाएगा, यानी कि आपका इवनिंग में सीरम कार्टिसोल ज़्यादा होगा, लेकिन सूडो में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सूडो में कम ही होगा जैसे नॉर्मल बंदे में होता है। तो थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। अच्छा, एक फीमेल है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसका सोडियम बहुत हाई आ रहा है, पोटाशियम कम आ रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। ये सारी फीचर क्या शो कर रहे हैं, कुशिंग वाले शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कार्टिसोल ज़्यादा पैदा हो रहा है, या फिर कार्टिसोल ज़्यादा पैदा हो रहा है, या फिर हमारा एल्डोस्टेरोन ज़्यादा पैदा हो रहा है, क्योंकि मेजर तो मिनरलोकार्टिकॉइड एक्शन एल्डोस्टेरोन का है। तो इसमें से बेटर ऑप्शन है ना वो यही हमें लग रहा है कि एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा है, जो कि हाई मतलब हमारे पास मिनरलोकार्टिकॉइड एक्सेस वाले फीचर दे रहे हैं। न्यूबॉर्न है, CH है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो कहता है हमने यूरिन के अंदर कौन सा मेटाबोलाइट उसको मेजर करेंगे, ठीक है। इसमें देखें ऑप्शन है जो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है, ये आपका सीरम में भी ज़्यादा होता है, और इसका मेटाबोलाइट हमारा ना जो इसका मेटाबोलाइट है यूरिन के अंदर भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक 72 साल फीमेल है, ठीक है, कुशनॉइड फीचर है, सीरम कार्टिसोल बहुत ज़्यादा लेवल आ गया, ठीक है। ये आप मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसी वो स्टीरॉयड प्रिपरेशन भी ले रही है जिसकी ना एग्जैक्ट नेचर नहीं पता हमें, ठीक है। तो वो क्या होगी, देखें कुछ हमारे स्टीरॉयड प्रिपरेशन होती हैं जो हमारा कॉर्टिसोल असे है ना उसके साथ क्रॉस रिएक्ट करती हैं। क्रॉस रिएक्ट करने की वजह से वो भी हमारा ऐसे उसको मेजर करता है कि हमारा कॉर्टिसोल है।
तो वो क्या होता है, जो हमारा प्रेडनिसोलोन है ना, ये हमारा होगा, ये वो यूज़ कर रहा होगा, या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन भी क्रॉस रिएक्ट करता है। इन दोनों में से ना ये दो क्रॉस रिएक्ट करते हैं, डेक्सामेथासोन क्रॉस रिएक्ट नहीं करता। इसलिए जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, किसी को हमने कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी है तो हम उसको शुरू में डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है, फिर कॉर्टिसोल ऐसे उसको चेक करते हैं, बाद में उसको हम शिफ्ट करते हैं लॉन्गर प्रिपरेशन पर। अच्छा ये देखें ना, ये प्रोफ्यूज स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, हेडेक, हाइपरटेंशन, ये ना फ्यूक्रोमोसाइटोमा के, ठीक है। फ्यूक्रोमोसाइटोमा का जो सबसे अच्छा टेस्ट है ना, ये देखिए मेटानेफ्रीन है। अब उसने ये प्लाज्मा फ्री लिख दिया है, यहाँ पे इसने कन्फ्यूजन डाल दी है, तो उसमें वीएम में भी हम कर रहे होते हैं। तो अगर ये प्लाज्मा वाला चेक करना होता तो ये मेटानेफ्रीन ही इसका सही जवाब था। अच्छा, एक आपके रेडियोलॉजिस्ट दोस्त ने आपको एक फीचर दिया है कि एड्रीनल इंसिडेंटोलोमा है, मतलब उसकी ग्रोथ हो गई है। अब वो कहता है कौन सा आप ऐसा टेस्ट करेंगे कि आपको पता चले कि ये है, ये उसको कंफर्म करने के लिए। देखिए ओवरनाइट 1 mg डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो सप्रेशन हो जाएगी, अगर होगा तो सप्रेशन नहीं होगी। अच्छा, इमरजेंसी में आया, ठीक है, उसको डिस्निया था, ब्लड प्रेशर 140/80 है, ठीक है, क्रेटिनिन है, और हमारे पास पीएच एल्कलोसिस है, सोडियम हमारा कम है, पोटाशियम भी कम है। अच्छा, रेनिन एक्टिव मैस कंसंट्रेशन देखें ये बढ़ी हुई है, और एल्डोस्टेरोन हमारा बढ़ा हुआ है। अब देखिए दोनों चीज़ें जब बड़ी होती है ना, वो हमारा होता है सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर हमारा सिर्फ एल्डोस्टेरोन बढ़ा हो, एक सवाल आगे आएगा, और प्लाज्मा एक्टिव रेनिन मैस कंसंट्रेशन ये रेनिन को शो कर, ये ना बढ़ा हो, तो इसका मतलब होता है ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि दोनों बढ़े हुए हैं। तो बेसिक सबस्ट्रेट क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, कोलेस्ट्रॉल से सारे बनते हैं। कुशिंग सिंड्रोम की जो मोस्ट कॉमन काज है, जो हम एट्रोजेनिक प्रिपरेशन लेते हैं ना, वो मेजर काज है, जो स्टीरॉयड प्रिपरेशन ले लेते हैं बाहर से, लोग सरकीम दे देते हैं। देखें CH की बहुत सारी कॉजेज हैं, उनके अंदर सबसे मोस्ट टॉप के ऊपर 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सेकंड नंबर पे 11 बीटा है, थर्ड नंबर पे 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज है। तो इसमें मोस्ट कॉमन का पूछा है तो बी होगा। अच्छा, फटीग है, पिगमेंटेशन है, लेकिन जब पिगमेंटेशन आ जाए ना, वो एडिसन को शो करता है, और बाकी भी फीचर्स सारी बात है शो करेंगे। वो कहते हैं लेकिन आपको बायोकेमिकली क्या चीज़ें नजर आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। देखिए एडिसन है, जब मिनरलोकार्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी, सोडियम कम होगा, पोटाशियम ज़्यादा होगा। तो इसमें देखें कि सोडियम कम कहाँ है, पोटाशियम ज़्यादा कहाँ है, ए ऑप्शन है। क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो रहा था, हाइपरकलीमिया, ये भी एक चीज़ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ए है, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। एडिसन डिजीज़ है, पिगमेंटेशन है। अब पिगमेंटेशन होता है ना, जो हमारा ACTH है ना, वो उसकी ना फर्दर ब्रेक डाउन होती है और ये प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन मेजर पिगमेंटेशन का काज क्या है, इंक्रीज ACTH इज द मेजर काज ऑफ पिगमेंटेशन। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट हम कब करते हैं, देखिए हमेशा याद रखें, स्टिमुलेशन टेस्ट हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, और सप्रेशन टेस्ट हम कब करते हैं हार्मोन्स के अंदर, जब किसी चीज़ की एक्सेस हो, ठीक है। और सर्केडियन रिदम जब हम फॉलो करते हैं, अगर किसी की डेफिशिएंसी हमने देखी हो तो हम नेचुरल हिस्ट्री देखते हैं कब वो चीज़ ज़्यादा होगी। इसलिए ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाएगा एडिसन के लिए, और कब किया जाएगा, मॉर्निंग में, ठीक है। और उसका नॉर्मल लेवल देखने के लिए भी हम मॉर्निंग देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल बंदे के अंदर मॉर्निंग में हाई होगा, एडिसन के अंदर मॉर्निंग में ही कम होगा। और कुशिंग में उल्टा होता है, सप्रेशन टेस्ट करते हैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, और चेक कब करते हैं हम, नाइट में। नॉर्मल बंदे के अंदर नाइट के अंदर कॉर्टिसोल कम होगा, लेकिन कुशिंग के अंदर
फिर भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी नेचुरल हिस्ट्री को भी सुपरसीड कर रहा है, एक्सेस में बन रहा है। लेकिन फिजियोलॉजिकली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इसमें क्या सोचने की बात है, ये फिजियोलॉजी का सवाल है। अच्छा, 54-year-old मेल है, कुशिंग सिंड्रोम है, सीरम कार्टिसोल ज़्यादा, DHEAS ज़्यादा, मार्कली रेज, एल्डोस्टेरोन लेकिन कम है, एल्डोस्टेरोन के प्रिकर्सर ज़्यादा है। अब ये चीज़ क्या शो करती है कि देखें, ये चीज़ शो कर रही है हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकल कार्सिनोमा, ठीक है, कि हमारे पास कॉर्टिकल रीजन का कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास एल्डोस्टेरोन नहीं बन पा रहा, ये इसकी रीज़न है। अच्छा, एक नर्स है, ये बड़ा ना मतलब कंसेप्चुअल सवाल है, वो 2 साल से ना नाइट कर रही है, यानी कि रात को वो जगती है, सुबह सोती है। अब हमने उसको है कुशिंग सिंड्रोम, अब हम चाह रहे हैं कि उसका टेस्ट करें नॉर्मल बंदे के अंदर, क्योंकि वो रात को सोते हैं, सुबह जागते हैं, तो हम उनके अंदर लेट इवनिंग या नाइट के वक्त हम कार्टिसोल लेवल कर रहे होते हैं, स्लाइवरी या सीरम। लेकिन अब क्योंकि उसकी हिस्ट्री रिवर्ट हो गई है, तो हमारे हार्मोन भी बड़े सियाने होते हैं, तो वो भी अपना मैकेनिज़्म मॉड्यूलेट जब लॉन्ग हिस्ट्री को कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि वो हम इसका करेंगे जब ये सुबह सोने से पहले इसका करेंगे, उसका भी तो हमने जो नॉर्मल बंदे का सोने से पहले किया था ना, तो ये सुबह सोती है, सुबह सोने से पहले करेंगे, यानी कि उल्टा काम हो गया, मॉर्निंग में करेंगे। ये देखें आगे। अच्छा, 32 साल प्रेग्नेंट लेडी है, कुशिंग सिंड्रोम हम चेक करना चाह रहे हैं। फर्स्ट लाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन टेस्ट जो है ना, देखिए वैसे तो फर्स्ट लाइन टेस्ट ना डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है, लेकिन अब हिस्ट्री आपको कितना गाइड कर रही है कि ये प्रेग्नेंट लेडी है, तो हम उनके अंदर सप्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखें 3 हमारे पास टेस्ट होते हैं फर्स्ट लाइन कुशिंग के लिए, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, लेट इवनिंग स्लाइवरी कार्टिसोल और यूरिनरी फ्री कार्टिसोल। क्योंकि देखें प्रेग्नेंट लेडी है, हम उसके अंदर स्ट्रेस नहीं इंड्यूस करना चाह रहे, इसलिए हम एक 3 में से एक टेस्ट जो सेफ है, यूरिनरी फ्री कार्टिसोल कर लेंगे। क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, जो गरीब ममालिक जो तरक्की करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस वहाँ बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस ही उसका मेन काज है। अगर यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ होता तो उसका जवाब था ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। और ये भी हो सकता है कि डेवलपिंग के अंदर भी कि जहाँ ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल हो गया है तो वहाँ भी ऑटोइम्यून डिजीज़ होगा। और ऑटोइम्यून डिजीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसलिए भी नहीं पता चल पाता क्योंकि ऑटोइम्यून प्रोफाइल इतनी सस्ती नहीं है और हम करा नहीं पाते, और ये भी कुछ रीजंस हैं। बहरहाल आपने याद, जहाँ डेवलपिंग आ जाए ट्यूबरकुलोसिस, डेवलप्ड आ जाए ऑटोइम्यून डिजीज़, ठीक है, एड्रीनल इंसफिशिएंसी की, एडिसन डिजीज़ की। अच्छा, वो कहता है जब आपको एडिसन डिजीज़ डेवलप होगी तो पहली एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटी क्या होगी। देखिए हमेशा याद रखें कि जब भी सप्रेशन होती है ना, तो उसका जो स्टिमुलस होता है ना, वो रेज होता है सबसे पहले। ACTH क्योंकि आपके एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है, तो वो बढ़ेगा पहले। कंसल्टेंट पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजिस्ट हैं, टर्शी केयर अस्पताल में आप आए हैं, एड्रीनल इंसफिशिएंसी एडिसन का केस आ गया, अब किस वक्त आप करेंगे, ठीक है, और क्या क्या करेंगे। देखिए हमेशा जो अच्छी है कि एक तो हम सुबह करेंगे और सीरम कार्टिसोल और प्लाज्मा ACTH दोनों करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करके अगर हमारा इक्विवोकल रिजल्ट आ जाए तो हम स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। अच्छा, 3 मंथ का बेबी है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया है। देखें ये जो है ना एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ठीक है, अब उसकी कैरियोटाइपिंग का ही वो फीमेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट क्या करेंगे हम, देखिए CAH इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया, और ख़ास तौर के अंदर जब
कैरियोटाइपिंग पे फीमेल आ जाए, तो सीरम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन करेंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये किस चीज़ का टेस्ट है, ये कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का टेस्ट है। ये क्यों कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का टेस्ट है, ये मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखें, मैंने आपको कहा था कि जो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ CAH। अब जब ये कम होगा प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो अपने राइट 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को ज़्यादा बना देगा। ठीक है, ये पाथवे नीचे भी नहीं जाएगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा और यहाँ से भी आगे नहीं जाएगा। यहाँ से आगे जा सकता है, यहाँ से भी आगे जाता रहेगा और एंड्रोजन ज़्यादा बनाता रहेगा। अच्छा, अब क्या होता है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी एक्शन नहीं हो रहा था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी नहीं हो रहा था। अब जब ये सारा पाथवे 17 हाइड्रोक्सी ज़्यादा होगा, फिर ये आगे जाएगा एंड्रोजन बनाएगा। अब जब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, एक फीमेल बच्ची के अंदर उसका क्लाइटोरिस को बढ़ा देते हैं, वो इस तरह हमें स्मॉल पेनिस की शक्ल देता है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये शायद मेल है। और ना ये अच्छे खासे केस हैं, आपको थोड़ा सा ना मतलब एड्रीनल है तो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आपको CAH अच्छा आना चाहिए। तो आप जब लैब में करेंगे, ऑल्दो दे आर रेयर केसेस बट कंपैरेटिवली कॉमन है रेयर केसेस में से। अच्छा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के ऊपर बहुत से स्टेरॉयड हार्मोन एक्ट करते हैं। अच्छा, कौन सा जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पर नहीं करता, ये कार्टिसोन था। याद है मैंने आपको शुरू में बताया था, इसलिए मैंने तस्वीर साथ रखी हुई है। कार्टिसोल को 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज कार्टिसोन में कन्वर्ट कर देता था। वो क्यों अपेरेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड AME के फीचर क्यों आते थे, क्योंकि कार्टिसोन नहीं बनता था। कार्टिसोन तो है इनर्ट गैस है, ये नहीं छेड़ता। अच्छा, ये HCG स्टिमुलस, ये 5 अल्फा रिडक्टेज शायद इस पाथवे में मुझे नज़र आ जाए तो मैं आपको समझा देता हूँ। जब हम HCG स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं ना, 5 अल्फा रिडक्टेज यहाँ पर है, ठीक है, ये ना 5 अल्फा रिडक्टेज यहाँ पे पाथवे में नहीं शो रहा। जब वो हमारा मसला करता है ना, फिर इसका ये आता है, तो इसको ऐसे ही याद कर लें, वरना मुझे याद नहीं रहा, मैं डायग्राम से आपको समझा देता। देखें, वो कहता है कि जब CAH है ना, कैरियोटाइपिंग मेल वाली है, तो हम HCG स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रख लें। मोड ऑफ इनहेरिटेंस CAH की ना कोडोमिनेंस है। अच्छा, 29 साल फीमेल है, हाइपरटेंशन था, ठीक है, सोडियम उसका नॉर्मल आ गया, पोटाशियम कम आ गया, बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, एल्क्लोसिस है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा, एक्टिव रेनिन मास कंसंट्रेशन कम। मैंने आपको क्या कहा था, एक आगे सवाल आएगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ARC कम होगा। जब ये चीज़ आपको फीचर मिले तो दिस इज़ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, बेसिक पे रहे ताकि आपके लिए आसानी हो। 2 मंथ का बच्चा है, ठीक है, उसकी बायोकेमिकल प्रोफाइल ऐसी है। अब इसके अंदर देखें, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा, एक्टिव रेनिन मास कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो ये कौन सा है, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोन। ये आप ना करें, ये आपके लेवल का नहीं है, ये केमिकल पैथोलॉजी वालों का है, इसको रहने दें। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, समझाने में आपको समझ में मुश्किल से आएगा। बस आप बेसिक याद रखें, प्राइमरी सेकेंडरी वो आपको आने चाहिए, उनको डिफ्रेंशिएट करना, उन्हीं में से उम्मीदें आ जाएंगे। अच्छा, जनरलाइज वीकनेस है, वेट लॉस है। अच्छा, ये देखो, ये पिगमेंटेशन वाली जो चीज़ है ना विद हाइपरटेंशन, ये हमें शक में डाल रही है इस चीज़ के, ये कहीं एडिशन तो नहीं है। फिर हम उसको कंफर्म करेंगे, pH एसिडोसिस वाली है, ठीक है, और ये है भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अच्छा, पोटाशियम ज़्यादा, सोडियम कम, सारी चीज़ें ज़बरदस्त हमें मिल रही हैं, तो हमें किस चीज़ की टेंशन है, एडिसन डिजीज़। अच्छा, ER में आया है, अनकॉन्शियस है, फैमिली ने कहा कि पहले ठीक था, सारा कुछ था, अब वो कह रहा है उसका ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो गया। एक चीज़ आपने सुनी होगी, एडिसोनियन क्राइसिस, इट इज़ अ फैटल कंडीशन। अगर किसी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन की
इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए कॉर्टिसोल या एल्डोस्टेरोन की, तो एडिसोनियन क्राइसिस में चला जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। आपको पता है ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर आपका ना, देखिए एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल दोनों ड्रॉप हो गए, ये एडिसोनियन क्राइसिस में चला गया, ये फीचर है। 73 ईयर औरत है, सेप्टिक शॉक में है, ठीक है। वो कहते हैं शॉर्ट्स एंड एक्टिन टेस्ट उसने एडवाइस किया है, ताकि वो चेक करना चाह रहा है कि यार इसके अंदर हमारे पास के जो ACTH किसी तरीके से उसके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन बना रहा है या नहीं बना रहा, असल में वो कॉर्टिसोल लेवल चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं ज़रा टाइम देख लूँ, अगर ज़्यादा हो गया तो दूसरा पार्ट हम बाद में कर लेंगे। आधा घंटा हो गया, चलें, बेस्ट ऑफ लक। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया मैं उसकी सेकंड वीडियो बना लूँगा। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आप ये करें कि इनमें से जो चीज़ें नहीं समझ आई मुझे वो बता देंगे, ताकि ना मैं अगली वीडियो में उसको कवर करूँ। जज़ाकल्लाह।